अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि जानदार का भाई बहादुर जावदार कबीले में पहुंच गया था। इस किस्त के आगाज़ में गवर्नर आरिस हंदी बाज़ार में धुंधार से मिलने के लिए आया हुआ था। आरिस कहता है, मैं बाज़ार के बारे में बात करने आया हूँ। आप लोग ताजरों के जानो माल की हिफाजत नहीं कर पा रहे। धुंधार कहता है, हमारे सिपाही हर तरफ फैले हुए हैं, वो जल्द डाकुओं का खात्मा कर देंगे और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। आरिस कहता है, ये वाज़ेह हो गया है कि काफ़िलों की हिफाजत करना आपके लिए मुमकिन नहीं रहा। अब आपको बाज़ार उसको बेच देना चाहिए जो इसकी हिफाजत कर सके। धुंधार कहता है, आपके ख्याल में बाज़ार बेचना इतना आसान है जिसको हमने खून देकर हासिल किया है। आरिस कहता है, डाकुओं के हमले से रूम के ताजिर भी मुतासर हो रहे हैं। अगर ऐसे ही जारी रहा तो मैं उनको बाज़ार आने से मना कर दूंगा। ये सुनकर धुंधार सोच में पड़ जाता है। फिर हकीम अर्तुग कहता है, ये बाज़ार बराए फ़रोख्त नहीं है, ये अर्तुल साहब की हमारे पास अमानत है। आरिस कहता है, आप अर्तुल साहब की अमानत की हिफाजत नहीं कर सके। अब मेरा मशवरा है कि आप इसे बेच दो और मैं ये बाज़ार ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर हकीम अर्तुग नाराज़गी का इज़हार करता है, लेकिन धुंधार कहता है, आपके मशवरे का शुक्रिया गवर्नर आरिस। आरिस कहता है, मैं आपके फ़ैसले का इंतज़ार करूँगा। फिर आरिस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिमको का काफ़िला रवाना था। सिमको का आदमी ये गुलाम को मुसलसल कोड़े मार रहा था। फिर वो गुलाम गिर जाता है। अर्तुल काफ़ी देर से सब्र कर रहा था, लेकिन फिर वो उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम्हारी नीयत इसे मारने की है? फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद सिमको के आदमी दोनों को पकड़ लेते हैं। सिमको पूछता है, क्या हुआ है? मावरो कहता है, मैं दूसरे आदमी को कोड़े मार रहा था, अर्तुल ने मुझसे कोड़ा छीनकर मुझे मारा। सिमको कहता है, आगे एक जगह हम रुकेंगे, वहाँ मैं अर्तुल को सजा दूंगा, अभी आगे चलो। फिर वो सब वहाँ से चलने लगते हैं। जावेदार कबीले में असलान एक औरत को कहती है, इस्मा खातून, हमारे मेहमानों के लिए खेमे तैयार करें ताकि ये आराम कर सकें। बहादुर कहता है, हम यहाँ मेहमान नहीं हैं असलान खातून, हम यहाँ अमीर सादुद्दीन के हुक्म पर जावेदार वालों को मुतहद करने आए हैं। असलान कहती है, मेरा कबीला और मेरा खेमा आपका है, लेकिन आप ये जान लें कि जावेदार वाले पहले से ही काफ़ी मुतहद हैं। बहादुर कहता है, मेरी भतीजी, मैं जानता हूँ कि तुमने कबीले को अच्छे तरीके से संभाला हुआ है, लेकिन अब जावेदार ख़ानदान के किसी मर्द को यह कबीला संभालना होगा। यह सुनकर असलान कुछ परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और गुंदुज अर्तुल की कब्र पर मौजूद थे। इतने में अर्तुल का घोड़ा अख्तुल गली भागता हुआ वहाँ आ जाता है। गुंदुज उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वालदा, अख्तुल गली आ गया है। फिर हलीमा भी उसे देखकर खुश हो जाती है और घोड़े के पास आकर उस पर हाथ फेरने लगती है। फिर वो गुंदुज को भी उठाती है और वह भी उस पर हाथ फेरता है। दूसरी तरफ अर्तुल को सजा के तौर पर एक दरख्त के साथ बांध दिया गया था। फिर सिमको उसके पास आकर कहता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे कब का मार चुका होता। तुम मुझ पर काफ़ी भारी पड़ रहे हो, मैंने तुम्हारा अच्छा ख्याल रखा है। अब हम दोनों को कुछ सब्र करना होगा जब तक मुझे तुम्हारी कीमत नहीं मिल जाती। अर्तुल कहता है, अगर तुम्हें सोना चाहिए तो मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा सोना दे सकता हूँ, बदले में तुम मुझे और इन गुलामों को जाने दो। सिमको कहता है, तुम्हारी रहम दिली देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारे पास इतनी दौलत नहीं है जितनी मैं चाहता हूँ। अर्तुल कहता है, तो जिस आदमी ने मेरे लिए जाल बिछाया था वो बहुत अमीर है। सिमको कहता है, तुम सोच भी नहीं सकते। अर्तुल कहता है, क्या वो एक शहंशाह जितना अमीर है, या एक वजीर जितना अमीर है, और या एक गवर्नर जितना अमीर है? गवर्नर का नाम सुनकर सिमको की हंसी रुक जाती है और वो कहता है, तुम बहुत बोल गए हो अर्तुल, तुम सुबह तक ऐसे ही बंधे रहोगे। अगर तुमने मुझसे माफ़ी मांग ली तो मैं तुम्हारी सज़ा के बारे में सोचूंगा। अर्तुल कहता है, तुम मुझे जंजीरों के साथ बांध कर समझते हो कि मुझे हरा लोगे? सिमको कहता है, अच्छा तो तुम क्या करोगे? क्या तुम इस दरख्त को जड़ों से उखाड़ दोगे? अर्तुल कहता है, हम उस नस्ल से हैं जिन्होंने लोहे के पहाड़ को पिघलाया है, हमें कोई चीज़ भी रोक नहीं सकती। सिमको कहता है, हम देखेंगे अर्तुल साहब। फिर सिमको एक तरफ चला जाता है और अपने आदमी से कहता है, यह आदमी बहुत बहादुर है, ये एक हाथी के साथ भी लड़ सकता है, यह दरख्त के साथ बंधा हुआ है, लेकिन तुम एक लम्हे के लिए भी इससे अपनी नज़रें मत हटाना। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और गुंदुज अर्तुल के घोड़े पर सवार होकर वापस कबीले पहुंच जाते हैं। कबीले के लोग अर्तुल के घोड़े को देखकर बहुत खुश और पुरजोश हो जाते हैं। अम्मा खातून भी अंदर से आ जाती हैं और घोड़े को देखकर कुछ गमगीन हो जाती हैं। फिर वो घोड़े के पास आकर कहती हैं, मेरे बेटे के साथी अख्तुल गली,
हमारे पाक पैगंबर के मुताबिक घोड़े अच्छी खबर लाते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम भी हमारे कबीले के लिए अच्छी खबर लेकर आए हो। दूसरी तरफ दुंदार सादुद्दीन के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि मैं हल्दी बाजार के मसले के बारे में परेशान हूँ। आज गवर्नर आरिस आया था, वो बाजार खरीदना चाहता है। सादुद्दीन पूछता है, तो तुमने क्या सोचा है इस बारे में? दुंदार कहता है, मैं पहले जिरगे के लोगों से बात करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे, लेकिन इस सूरत हाल में बाजार बेचना ठीक रहेगा। सादुद्दीन कहता है, यह बहुत अच्छा फैसला है। एक सरदार वो होता है जो मुश्किल फैसले करे। अब जाओ और अपनी वालदा और अपने कबीले के लोगों से मशवरा करो। फिर दुंदार वहाँ से वापस रवाना हो जाता है और सादुद्दीन मुस्कुराने लगता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। हलीमा सुल्तान नमाज अदा करने के बाद अल्लाह से दुआ मांगती है, यार अब मुझे इस दर्द से निजात अता फरमा जो मेरे दिल को शोलों में जला रहा है। मेरी तकलीफ़ों को आसान कर दे और ये नाकाबिल बर्दाश्त बोझ मुझसे दूर कर दे और मुझे ताकत अता फरमा। दूसरी तरफ अर्तुल एक दरख्त के साथ बंधा हुआ था। सब लोग सो रहे थे। अर्तुल अल्लाह से दुआ मांगता है, यार अब जिस तरह तूने अपने पैगंबर को मकड़ी की मदद से बचाया, ऐसे ही मुझे भी बचा ले। फिर वो बिस्मिल्लाह पढ़कर जोर लगाने लगता है ताकि आज़ाद हो सके, लेकिन जंजीरें नहीं टूटती। इस दौरान वो आदमी पीतो भी जाग रहा था जिस पर सिमको के आदमी ने कोड़े बरसाए थे। जावेदार कबीले में शाम का खाना जारी था। इस दौरान बहादुर असलान को कहता है, तुमने मेरे भाई की वफात के बाद कबीले का अच्छे तरीके से ख्याल रखा, लेकिन अब इस कबीले को एक मर्द सरदार की ज़रूरत है। असलान कहती है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरह से कबीला संभाल सकती हूँ। ये सुनकर बहादुर कुछ गुस्से में आ जाता है और कहता है, अब सरहदों पर हालात तब्दील हो चुके हैं, जावेदार कबीले को भी इसमें अपना हिस्सा डालना है। एक मर्द सरदार हमारी सिपाहियों को मजबूत बनाएगा। असलान कहती है, यह आसान नहीं होगा बहादुर साहब, आप ये जान लें। यह सुनकर बहादुर का बेटा अपना खंजर खाने की मेज़ पर मार कर कहता है, बहादुर साहब जैसे शानदार सरदार की मौजूदगी में एक औरत का सरदार रहना मुनासिब नहीं है। फिर बहादुर उसे खामोश रहने को कहता है और खड़ा होकर कहता है, अब इस मसले पर मैं जिरगे के आदमियों के साथ बात करूंगा और बहुत जल्द जिरगा बुलाऊंगा। अब तुम्हें बहाव के खिलाफ चलने की बजाय वही करना चाहिए जो मुनासिब है। ये कहकर वो तीनों उठकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि असलान बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अर्तुल एक दरख्त के साथ बंधा हुआ था। इस दौरान मावरो भी लगातार उस पर नज़र रखे हुए था। कुछ देर बाद वो उठकर अर्तुल के पास आ जाता है। इसी दौरान पीतो भी उठकर बैठ जाता है और उसकी तरफ देखकर हंसने लगता है। फिर अर्तुल भी हंसने लगता है। मावरो कहता है, गलीज चोर, तुम क्यों हंस रहे हो? पीतो कहता है, अपना हाल देखो, एक बहादुर तुर्क ने तुमसे तुम्हारी जीन छीन ली है। ये सुनकर मावरो गुस्से में आ जाता है और पीतो पर हमला कर देता है। इसी दौरान पीतो उसकी चाबी चुरा लेता है और फिर उसे धक्का देकर पीछे गिरा देता है। पीछे अर्तुल उसे अपनी टांगों में काबू कर लेता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। फिर पीतो फौरन उठकर अर्तुल की हथकड़ी खोल देता है और अर्तुल आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होने के बाद अर्तुल कहता है, इन सब गुलामों की भी हथकड़ियाँ खोल दो। फिर पीतो बाकी गुलामों की हथकड़ियाँ भी खोल कर उन्हें आज़ाद करने लगता है। काय कबीले में दुंदार अपनी वालदा को कहता है, आप बाजार के हालात अच्छी तरह से जानती हैं, मैंने सोचा है कि बाजार को बेच दिया जाए। ये सुनकर हकीम अर्तुक और हलीमा सुल्तान उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन आयमा खातून कहती हैं, इस सूरत हाल में बाजार को बेचना मुनासिब रहेगा। फिर हकीम अर्तुक कहता है, आयमा खातून, बाजार को बेचना मसले का हल नहीं है और इस बाजार को खरीदने की पेशकश गवर्नर आरिस ने की है। गवर्नर आरिस का नाम सुनकर हलीमा सुल्तान और आयमा खातून चौंक जाती हैं। हलीमा सख्त गुस्से में कहती है, जिस बाजार को अर्तुल ने अपनी तलवार की मदद से काफरों से छीना था, तुम उसे उन्हीं काफरों को सोने के बदले में दे रहे हो। दूसरी तरफ पीतो ने बहुत से गुलामों को आज़ाद कर दिया था और वो भागने लगते हैं। इतने में सिमको और उसके आदमी जाग जाते हैं। अर्तुल कहता है, पीतो तुम भाग जाओ, मैं इनको देख लूँगा। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह अर्तुल कुछ सिपाहियों को मारने के बाद वहाँ से भागने लगता है और सिमको के बाकी आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ आयमा खातून कहती हैं, हम किसी भी सूरत में काफिर को बाजार नहीं बेच सकते, चाहे बाजार की जो भी हालत हो। दुंदार कहता है, मैंने उसे अभी हाँ नहीं की वालदा, मैं सिर्फ आपसे मशवरा करना चाहता था। हकीम अर्तुक कहता है, चाहे खरीदने वाला काफिर हो या मुसलमान, बाजार को बेचना मुनासिब नहीं है। हलीमा कहती है, अर्तुक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुंदार कुछ गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं जो भी कर रहा हूँ कबीले की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ अर्तुक साहब। फिर आयमा खातून कहती हैं, इस वक्त हमें इख्तिलाफ में नहीं पड़ना चाहिए, हम ये मसला जिरगे में लेकर जाएंगे और जो भी उनका फैसला होगा वो हम सब कबूल करेंगे। दूसरी तरफ सादुद्दीन कारा जैसर में आरिस के पास पहुंच चुका था और उसे बताता है कि तुम्हारी पेशकश के बाद दुंदार मेरे पास आया था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, वो बाजार को बेचना चाहता है।
لیکن اس کے قبیلے والے بازار تمہیں نہیں دینے دیں گے۔ جاودار قبیلے میں اسلحان کا چچا بہادر آیا ہے، وہ اس قبیلے کو اپنا گھر بنائے گا، اب یہ بازار ہم اس کے ذریعے خریدیں گے۔ حارث کہتا ہے میں آپ کی عقل پر حیران ہوں امیر سعد الدین۔ سعد الدین کہتا ہے میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ حارث اپنے سپاہی کو اشارہ کرتا ہے تو وہ سکوں سے بھرا ایک صندوق سعد الدین کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ سعد الدین کھڑا ہو کر کہتا ہے اب وہ بازار ہمارا ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، نہ ہی ارطغرل اور نہ ہی اس کا قبیلہ۔ حارث کہتا ہے مجھے کوئی شک نہیں امیر سعد الدین، جب تک ہم اکٹھے ہیں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ سعد الدین بھی اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہتا ہے حتیٰ کہ سلطان بھی نہیں۔ حارث کہتا ہے حتیٰ کہ شہنشاہ بھی نہیں۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔